इन अल्फ्रेड वेलस ने कहा काम किया? बताओ बेटा। गैलापेगोस आइसलैंड में, ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड में, मलय आर्कीपेलेगो में, या नन ऑफ दीज? बेटा जब चार्ल्स डार्विन काम कर रहा था ना इवोल्यूशन पे, तो उस समय हमारे अल्फ्रेड वेलस भी काम कर रहे थे। तो डार्विन तो जा रहा था कहां पर? गैलापेगोस द्वीप समूह में। तो ये वेलस कहां जा रहे थे? अल्फ्रेड वेलस कहां गए थे बेटा? कहां गए थे ये? कहां गए थे वेलस भाई साहब? खुद ही बता दो ना। हम नहीं बता सकता हूँ, विजय एजुकेशन के बच्चे बताएं। ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, ये बच्चे बताएंगे। चलो आप ही आंसर दो बच्चों, कहां गए थे ये? अब एक बच्चा कह रहा है मैं इनका ध्यान क्यों रखूं, मुझे तो खुद ना पता है मैं खुद कहां गया था कल। हाँ। अरे भाई मेरे याद रखना पड़ेगा, कल पेपर में क्वेश्चन आएगा है। हाँ। अब यहाँ कोई यूं थोड़ी पूछ रहा है कि इसने पहले ये जब गया था तो कौन सी खिचड़ी खा के गया था है। हाँ, उसी से पूछो। सिंह इज किंग बोल रहा है। चलो इससे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ गए थे? अच्छा, मलय आर्कीपेलेगो गया था सर मैं, है ना। हाँ, याद रखो आप। और गैलापेगस द्वीप कौन गए थे? चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और मलय आर्कीपेलेगो अल्फ्रेड वेलस, है ना। चलो जी, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भूलना मत बेटा। अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। बेटा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने, अल्फ्रेड वेलस ने, चार्ल्स डार्विन ने, या ओपेरिन और हल्डेन ने? बताओ देखें। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय, बताओ फटाक से। गौरी शंकर, उमा शंकर, बिट्टू, उत्तम, कोमल, पारुल, अनीता, अंजना। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, नेहा, सुनैना, गणेश विश्वकर्मा। हाँ, 3.0 में क्लास कब से शुरू करोगे सर? कल 3.0 बैच में हम ओरिएंटेशन रखेंगे। कल उनको पूरा बताएंगे कि कैसे क्लास चलेगा, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। ये सब कुछ कल बताया जाएगा और फिर क्लास शुरू हो जाएगा। ओरिएंटेशन परसों क्लास, मतलब कल से ही क्लास शुरू है, आप यूं समझ लो। अपने जो 3.0 बैच है विजय एजुकेशन के, है ना, मैं सब बच्चों को बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ है उसको भी बोल दूं, कल 12 जनवरी है और कल सुबह 10 बजे से जो है आपके बैच के अंदर हम सारे टीचर लोग जुड़ेंगे और पूरा शेड्यूल बताएंगे। ठीक है ना। हाँ जी, चलो। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ध्यान रख लेना। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, तभी तो HMS बिगल जहाज लेके ये गए थे भाई, है ना। और कहाँ गए थे? अरे गैलापेगोस द्वीप गए थे ना। ठीक है बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, इंग्लैंड के अंदर पेपर्ड मॉथ, जिसको बिस्टन बिटुलेरिया बोलते हैं, इंग्लैंड के मॉथ के हल्के रंग की किस्म का इसकी गहरे रंग की किस्म में प्रतिस्थापन किसका उदाहरण है? रिप्लेसमेंट ऑफ लाइटर कलर वेराइटी ऑफ पेपर्ड मॉथ। मॉथ को बिस्टन बिटुलेरिया बोलते हैं, लिख लेना बेटा। टू इट्स डार्कर वेराइटी इन इंग्लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ। आपने बेटा इंग्लैंड की एक केस स्टडी पढ़ी होगी, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, है ना, औद्योगिक कृष्णता, है ना।
तो वहां पर इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन का, रीजनरेशन का, जेनेटिक आइसोलेशन का, या टेम्पोरल आइसोलेशन का? बताओ। देखें, इंग्लैंड के अंदर बेटा दो तरह के, इंग्लैंड के जंगलों में बेटा मोथ रहा करती थी, है ना, सलब रहा करते थे। एक डार्क कलर का था, एक लाइट कलर का था। पोल्यूशन से पहले, प्रदूषण से पहले लाइट कलर वाले मोथ ज्यादा थे, पोल्यूशन के बाद डार्क कलर वाले मोथ ज्यादा थे। यह एग्जाम्पल है बेटा किसका? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। यह एग्जाम्पल है बेटा नेचुरल सिलेक्शन का, और इस घटना को बोला जाता है औद्योगिक कृषणता। याद रख लेना, इसे बोलते हैं औद्योगिक, औद्योगिक अतिकृष्णता। यह क्वेश्चन इस नाम से भी आता है बेटा कि औद्योगिक कृष्णता क्या है। आपसे पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल मैलानिज्म, याद रख लोगे ना बेटा? हाँ, ठीक है। चलो, यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। सर पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, पूछ लो ना, कौन मना कर रहा है। चलो पूछ लेते हैं। पहले में ऑप्शन है एलगी, दूसरे में ऑप्शन है फंजाई, तीसरे में ऑप्शन है मेरे दोस्तों टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इसके बाद ऑप्शन है लाइकेन। और अब क्वेश्चन है पोल्यूशन इंडिकेटर। बताओ, देखे इनमें से पोल्यूशन इंडिकेटर कौन है? बताओ। प्रदूषण सूचक के तौर पर हम किसका उपयोग करते हैं? प्रदूषण सूचक। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा। प्रदूषण सूचक, पर्यावरण प्रदूषण सूचक। बेटा ऐसा कौन है जो वातावरण में CO2 के बढ़ने से या SO2 के बढ़ने से, इनमें से ऐसा कौन है जो नष्ट हो जाती है? बताओ तो अनुराग। बोलो संजना, ईशा, आदित्य, रेणु बेटा। सर डी होगा, लाइकेन होगा। वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। लाइकेन को ही हम पर्यावरण प्रदूषण सूचक कहते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। पोल्यूशन इंडिकेटर पर ये सबसे ज्यादा बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति सेंसिटिव है। SO2 बढ़ेगी तो लाइकेन घटेगी। वातावरण में SO2 ज्यादा होगी तो वहां लाइकेन की संख्या कम होगी। यह बात ध्यान रखना, भूलना मत। आज के समय में हम लोग जो इंसान है ना भाई साहब, हम तो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, है ना। और ये लाइकेन बेचारी इस प्रदूषण में घट रही है। अरे कोई तो बचा लो, अरे कोई तो रोक लो इस पोल्यूशन को भाई, प्रदूषण को रोक लो, है ना। वातावरण में प्रदूषण, बातों में प्रदूषण, खाने में प्रदूषण, चलने में प्रदूषण, एग्जाम में प्रदूषण, प्रदूषण ही प्रदूषण है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ग्लोब को प्रदूषण बना दिया गया है। वास्तव में हर एक चीज के अंदर पोल्यूशन है आज के समय में, है ना। सरकारी कामों में पोल्यूशन। अब वो पोल्यूशन कहीं पे, उस पोल्यूशन को हम करेक्शन की कह सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए अगला क्वेश्चन है औद्योगिक अतिकर्षणता की परिघटना प्रदर्शित करती है। फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज। अब मेरे दोस्तों बताना, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये तो अभी बता दिया था भाई, ये तो अभी बता दिया था, है ना। अभी एग्जाम्पल दिया था ना, बिस्टन बिटुलेरिया, बिस्टन बिटुलेरिया, जिसको अपन पेपर्ड मोथ भी बोलते हैं, जिसको अपन मोथ कहते हैं, हिंदी में सलब कहते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल अभी हम पढ़ भी रहे थे। तो जो मेरे दोस्तों बिस्टन बिटुलेरिया की इंग्लैंड के अंदर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से, है ना,
किस तरह से उसका सिलेक्शन हुआ, वो चीज अभी पीछे हम पढ़ रहे थे, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेटा औद्योगिक अतिकर्षणता किसका उदाहरण है? इंड्यूस म्यूटेशन का, नेचुरल सिलेक्शन का, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, जियोग्राफिक आइसोलेशन का। ये आंसर मैं दे चुका हूं बेटा। ये प्राकृतिक सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, प्राकृतिक चुनाव का एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। याद रख लेना बेटा, औद्योगिक कृषणता, है ना, याद रख लोगे ना बेटा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें? अरे बिल्कुल चलिए, क्यों नहीं। हाँ, ये भाई पीवाई क्यू है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। देखो, विच ऑफ फॉलोइंग आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी? बेटा इवोल्यूशन की एक थ्योरी है जिसको हम डार्विन थ्योरी बोलते हैं। डार्विन की थ्योरी के दो कॉन्सेप्ट है। कितने कॉन्सेप्ट है? दो। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की दो प्रमुख अवधारणा है। कौन सी है जरा बताओ, या मैं डार्विन को फोन करके पूछ लूं, आपको नहीं मालूम है तो बताओ। पहला है आनुवंशिक विचलन, दूसरा उत्परिवर्तन। अनुकूली विकिरण समझाता, उत्परिवर्तन प्राकृतिक चयन, साकनी अवरोहण और प्राकृतिक चयन। मतलब इसको बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन और होमोलॉजी, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन। बताओ देखें क्या सही होगा और क्या गलत होगा। हाँ, इसका आंसर जो गलत देगा मैं इसको पीट दूंगा। हाँ, सोच लो, सोच लो। ये पेन देख रहे हो, ये पेन नहीं हथियार। कहाँ गया पेन? कहाँ है? कहाँ है? मिस्टर इंडिया बन गया का है? तुम भी पीछे वाली जेब में कंघी रखते हो। ये कंघी वाला जमाना चला गया भाई मेरे। हमारी टीम में एक ऐसे मेंबर है, आज भी पीछे वाली जेब में कंघी रखते हैं। बस ईश्वर ने उनको सर पे बाल नहीं दिए बस। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। बताओ आप, हद हो गई है मतलब। हाँ जी, तो साखनी अवरोहण और प्राकृतिक चयन, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये बेटा जो है ना, ये डार्विन थ्योरी के दो कॉन्सेप्ट है। डार्विनिज्म, डार्विनवाद, डार्विनवाद की ये दो अवधारणा है। एक बच्चा म्यूटेशन पे टिक कर रहा है। अरे भैया, म्यूटेशन तो ह्यूगो डी ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, म्यूटेशन का यहां कोई लेना देना ही नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट और ये सारी चीजें तो आप आरडी बेनवर्ग प्रिंसिपल के अंदर पढ़ते हो, है कि नहीं? और एडेप्टिव रेडिएशन तो एक अलग ही तरह का मामला हो गया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट है डार्विनिज्म के, डार्विन की थ्योरी के, ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें? अरे बिल्कुल चलना है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का नाम और उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एकदम सही से मिलाए हुए हैं? भी पता लगा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम एंड इज करेक्टली मैच विद द थ्योरी? नाम के साथ थ्योरी का मिलान किस में सही किया हुआ है? यह है ह्यूगो डी ब्रिज, और सामने लिखा है नेचुरल सिलेक्शन। अब ह्यूगो डी ब्रिज ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी क्या? इधर देखो, डार्विन थ्योरी ऑफ पेंजीनवाद या पेंजीनेसिस। फिर इधर देखो विजमान थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। फिर इधर देखो भाई, पास्चर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब बताओ कौन सा सही है? अरे सी सही है जी। विजमैन ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, है ना? ये जो सिद्धांत है ना बेटा, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, याद रख लेना, ये विजमान की थ्योरी है। और विजमान वो वैज्ञानिक है बेटा, याद रख लेना इसके बारे में,
विजमान ने लेमार्कवाद को, लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया था। याद रखो, लेमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला साइंटिस्ट कौन है? विजमेन। विजमेन मतलब विजय सर, बोलो ना जल्दी। हाँ, कभी से सोच रहा हूं मेरा नाम कब आएगा कब आएगा, अब जाके आया। लेकिन बेचारे की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई, नहीं तो ये बहुत बड़े बड़े काम करता। अभी तो बोल रहे हो विजय सर, और अभी बोल रहे हो। अरे हम पुनर्जन्म पे भरोसा करते हैं। हाँ, चलो आगे। तो विजमान ने कौन सी थ्योरी दी थी? जर्म प्लाज्म, जनन द्रव्य, है ना। और इस थ्योरी ने कौन से वैज्ञानिक की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी? लेमार्क की। तो लेमार्कवाद का खंडन किसने किया? विजमान ने किया, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, यह भी पीवाईक्यू है, यह भी एग्जाम में आने लायक मोस्ट क्वेश्चन है। फिर ये मत बोलना कि विजय सर ने बताया नहीं। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, दोबारा देखो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेसिएशन इज आल्सो कॉल्ड, जाति उद्भव की ओर ले जाने वाले एकल चरण वृद्ध उत्परिवर्तन को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। कोई एक जनसंख्या है बेटा, कोई एक पॉपुलेशन है ना, और उस पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा है जी? उसमें ये हो रहा है, ये, ठीक है ना। तो बेटा है तो ये म्यूटेशन ही ना, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक बड़े स्तर का जो है उत्परिवर्तन। और इसको नाम क्या दिया है? फाउंडर इफेक्ट? अरे नहीं, साल्टेशन, ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन। अब आप खुद ही सोचो ना बेटा, म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने दी थी क्या? अरे नहीं दी, ह्यूगो डिब्रिज ने दी ना। हाँ, अरे म्यूटेशन की खोज किसने की? उत्परिवर्तन की, ह्यूगो डिब्रिज ने। तो जब ह्यूगो डिब्रिज ने की, तो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन का तो ह्यूगो डिब्रिज से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए गलत को हटाते जाओ। नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट, ये दोनों तो डार्विन के कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अब फाउंडर इफेक्ट, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अपन साल्टेशन बोलते हैं। याद रखना, ये साल्टेशन की डेफिनेशन है। साल्टेशन को बोलते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। साल्टेशन इज इक्वल टू म्यूटेशन, बस साल्टेशन को ही म्यूटेशन बोलते हैं। और इस म्यूटेशन की डिस्कवरी की है ह्यूगो डी ब्रिज ने। ध्यान रख लेना सारे बच्चे, ह्यूगो डी वेरीज, भूलोगे तो नहीं ना? भूलोगे तो नहीं ना? ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज ने किसकी खोज की बेटा? साल्टेशन की। और साल्टेशन क्या है? उत्परिवर्तन है, सिंपल सी बात है। ध्यान रख लेना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बात मोस्ट है बेटा। साल्टेशन अपने आप में उत्परिवर्तन ही है और कुछ नहीं, है ना। साल्टेशन म्यूटेशन का ही दूसरा नाम है, आप ऐसे समझ लो बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार हमने डीपीपी के अंदर दिया, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गए, उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ हार्डी बेनवर्ग का इक्वेशन क्या है? हार्डी बेनवर्ग इक्वेशन, सारे बच्चे बताओ। हार्डी बेनवर्ग ने एक समीकरण दिया था, वो कौन सा है बताओ? वेनवर्ग ने एक समीकरण दिया था, वो कौन सा है बताओ? है ना। हाँ, हार्डी बेनवर्ग के बारे में आप बच्चों को पता होना चाहिए। हार्डी बेनवर्ग ने एक सिद्धांत भी दिया था, एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, हार्डी बेनवर्ग के सिद्धांत का नाम है बेटा आनुवंशिक साम्य का सिद्धांत।
तो बताओ जेनेटिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी, आनुवंशिक साम्य का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट कौन है? आर.डी. बेनवर्ग। और इस थ्योरी में इन्होंने एक इक्वेशन दी, एक समीकरण दिया, वो क्या था? पी स्क्वायर प्लस 2p³ प्लस, देखो इन्होंने ये बोला था, इन्होंने कहा था P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये बोला था इन्होंने। इन्होंने ये कहा था कि P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इन्होंने मेरे दोस्तों P को, ये जो P स्क्वायर लिख रहे हो, P स्क्वायर को इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि यह कोई होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है, जैसे होता है ना कैपिटल टी समयुग्मजी प्रभावी। इन्होंने कहा कि ये जो Q स्क्वायर है ना, ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, जैसे होता है ना स्मॉल टी समयुग्मजी अप्रभावी। फिर इन्होंने कहा जो 2pq है ना, ये एक हेट्रोजाइगस एलील है, हेटेरोजाइगस एलील, जैसे होता है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये विषम युग्मजी अवस्था है, विषम युग्मजी। तो देखो, कोई भी एक जनसंख्या है और जनसंख्या में कोई भी विषम युग्मजी अगर होगा ना, तो उस विषम युग्मजी को, उस हेट्रोजाइगस को, है ना, हेट्रोजाइगस को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? 2pq। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बेटा। और P और Q इन दोनों का योग होगा 1। अगर P 0.6 है तो Q 0.4 होगा। P अगर 0.7 है तो Q 0.3 होगा। P अगर 0.8 है तो Q 0.2 होगा। कई बार ये वैल्यू दी हुई नहीं होती है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसको 6 और इसको 4 मान करके करो, फिर इसको 7 और 3 मान के करो, इसको 8 और 2 मान के करो। इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जनरली वैल्यू दी हुई होती है ना। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, एक विशेष लोकस पर अलील ए की आवृत्ति है, ए मतलब पी, है ना, इसकी है 0.6, है ना, और क्यू को रिप्रेजेंट किया गया है 0.4 से। तो यादृशिक संगम वाली जनसंख्या में साम्य अवस्था पर विषम युग्मजी की आवृत्ति क्या होगी? एट पर्टिकुलर लोकस frequency of allele P is 0.6 and that of allele is Q is 0.4. What would be the frequency of heterozygote in random mating population at equilibrium? बेटा देखो, यहां पे इन्होंने कहा है हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी बताओ। हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करते हैं 2pq से, तो 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है? 0.6 और क्यू की 0.4, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों ये हो गया आपका 2 इंटू 0.24 यानी 0.48, है ना बेटा। तो याद रख लेना, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना आपको पड़ेगा बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आसान तो जरूर है, लेकिन गलतियां हमारे से हो जाती है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता बेटा, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी अलील के अंदर हेट्रोजाइगोट्स जो अलील है उसको आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट करोगे? किसके द्वारा रिप्रेजेंट करोगे? पी स्क्वायर से, क्यू स्क्वायर से, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस तरह से भी कई बार आता है बेटा, या 2pq से। तो फिर क्या लिखोगे? तो क्या लिखोगे? 2pq, है ना। विषम युग्मजी को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? 2pq से। ये बात याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो, आर.डी. वेनवर्ग संतुलन मुख्य रूप से 5 कारकों से प्रभावित होता है। 5 ऐसी चीज है जो आर.डी. वेनवर्ग के सिद्धांत को ही गड़बड़ कर देती है। आर.डी. वेनवर्ग ने कहा था
एक जनसंख्या जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टेज में रहती है, आनुवंशिक साम्य अवस्था में रहती है, लेकिन वो आनुवंशिक साम्य अवस्था में तभी रहेगी जब उसके अंदर 5 चीजें कभी ना हो। कौन सी 5 चीजें? कौन सी 5 चीजें? पहली, जीन प्रवाह, दूसरा आनुवंशिक विचलन, तीसरा उत्परिवर्तन, चौथा आनुवंशिक पुनर्योजन यानी जीनी विनिमय, और पांचवा, अब इन्होंने कहा है पांचवा कारक कौन सा है वो आपको बताना है। आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी एसेंशियल अफेक्टेड बाय फैक्टर लाइक जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब आपको यह बताना है कि फिफ्थ फैक्टर कौन सा है। इवोल्यूशन है, लिमिटिंग फैक्टर है, साल्टेशन है कि नेचुरल सिलेक्शन है? बताओ, पांचवा फैक्टर कौन सा है? एक फैक्टर मिसिंग है जो आरडी वेनबर्ग के इक्वेशन को प्रभावित करता है। जल्दी बताओ बेटा। अंचल, आचार्य, नीतू, शिखा, नरगिस, बहुत खूब। एक बार सारे बच्चे खुद के लिए थम्स अप का साइन बेटा। और इस चैनल पर जो बच्चा पहली बार जुड़ा है, प्लीज विजय एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विजय परिवार 11 लाख और 45,000 के पास पहुंच चुका है बेटा, है ना। विजय परिवार 11 लाख और 45,000 के पास पहुंच चुका है। आप बच्चे अगर नए जुड़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हो सकता है हम अगले महीने तक 11 लाख और 50,000 को पार कर सकते हैं। और ये भारत के इतिहास में नर्सिंग और पैरामेडिकल का सबसे बड़ा चैनल है बेटा। इंडिया का आज तक का नर्सिंग कैटेगरी का सबसे बड़ा चैनल है। नीट कैटेगरी तो बहुत बड़े बड़े चैनल होंगे, कंपटीशन के बहुत बड़े बड़े चैनल्स होंगे, लेकिन नर्सिंग कैटेगरी और पैरामेडिकल कैटेगरी का भारत का सबसे बड़ा चैनल है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये आप बच्चों के लिए बड़े प्राउड करने वाली बात है बेटा। अपना विजय परिवार इंडिया का नर्सिंग कैटेगरी का सबसे बड़ा चैनल है, ठीक है ना। अपना विजय एजुकेशन का ऐप भी नर्सिंग और पैरामेडिकल कैटेगरी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, जहां पर लगभग 8 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं विजय एजुकेशन ऐप पर, और 11 लाख और 45,000 बच्चे जुड़े हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए मैं आप बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं बेटा। और ज्यादातर बच्चे मध्यम परिवार के। विजय परिवार का एक ही उद्देश्य है बेटा, जो अपने गांव ढाणियों के बच्चे हैं, जो देहात से आने वाले बच्चे हैं, जिनके पिताजी दिहाड़ी का काम करते हैं, मैं बच्चे ज्यादा है विजय परिवार से पढ़ के ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अभी मुझे एक वाक्य याद है बेटा, तो बड़ा गर्व होता है, प्राउड होता है जब बच्चे गांव के मध्यम परिवार के सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए आप बच्चों को भी कहना चाहता हूं, सामान्य से सामान्य परिवार के बच्चे ही विजय परिवार से सेलेक्ट हुए हैं, और आप भी इसी पृष्ठभूमि से आते हैं। आप भी मध्यम परिवार से आने वाले सारे बच्चे हो बेटा, तो इसलिए हमें पता है हमारे परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है ना। कोई अपन बड़े रईस परिवार के हैं नहीं, इसलिए हमें अच्छी मेहनत करनी है, बढ़िया पढ़ाई करनी है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। क्या होगा बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। भूलना नहीं है आप लोगों को, है ना। तो 5 ऐसे फैक्टर है जो आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करते हैं, है ना। तो भूलोगे तो नहीं ना। जब भी